प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर हिंदुओं पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगे आप एमएलए महराज शिवसेना। झारखंड में देश हित में कांग्रेस का साथ दे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की लोगों से अपील। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं पुलिस में झड़प। भ्रूण हत्या मामले में हरियाणा के गवर्नर ने नोडल अफसर डॉक्टर प्रभु दयाल को सस्पेंड किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 सुरक्षा कारणों से बंद किया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 26/11 का आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत वापस लाया गया है। आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंच चुका है। गिरफ्तारी के बाद राणा का मेडिकल टेस्ट होगा। बता दें कि एयरपोर्ट से ही उसको ला दिया गया है, जिसके बाद वो NIA मुख्यालय जाएगा। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। बुलेट प्रूफ गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर। बुधवार देर रात गांजा तस्करों ने दहशत। जनप्रतिनिधि के घर के सामने की गुंडागर्दी। जनप्रतिनिधि और परिवार को जान से मारने की दबंगों ने धमकी दी। गांजा तस्करी के आरोप में 2 आरोपी फरार हैं। कुछ महीने पहले पुलिस ने गांजा कारोबारी को पकड़ा था। मोहन नगर थाना के तितुरडी का ये पूरा मामला है। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के सागर में गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने अपने शासनकाल में महाबोधि महाविहार का निर्माण किया था। महाबोधि महाविहार समूचे भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में बौद्ध अनुयायियों की आस्था का केंद्र रहा है। महाबोधि बोध गया सहित सभी बौद्ध धर्म स्थलों को मुक्त कराने के लिए बौद्ध धर्म के लोग मुक्ति आंदोलन चला रही है। इसी श्रृंखला में मुक्ति आंदोलन पदयात्रा 1 अप्रैल से रायसेना से शुरू हो गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर आनंद रक्षित और उनके साथी कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 को और 11 मई 2025 को हम लोग बुद्धगया पहुंचेंगे और 12 मई 2025 को आयोजित बुद्ध जयंती में हम लोग शामिल होंगे वहां जाकर के। और ये पदयात्रा का जो मकसद है वो है महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। महाबोधि महाविहार को मुक्त करो यानी कि महाबोधि महाविहार आज हमारा जो है वो दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उस समय मुक्ति मिले और बौद्धों को पूरी तरह से उसको सौंप दिया जाए। आपकी लगभग आप जो पदयात्रा लेकर जा रहे हैं, आपकी कितनी संख्या वहाँ पर अनुमानित रहेगी? देखिए वहाँ पर तो पूरे देश से आदमी इकट्ठा हो रहा है। जो बौद्ध अनुयायी है वो देश के पूरे बौद्ध अनुयायी वहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा हुजूम खड़ा होने वाला। आप देखेंगे कि 22 मई को पूरा बुद्ध गया और आपका जो है गया डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल जाम रहेगा। जी, आप ये अभियान के अंतर्गत एवं जो वहाँ पर संख्या बल आपका इकट्ठा हो रहा है, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार का जो एक्ट है उस एक्ट में जो है 1949 का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत जो है 5 हिंदुओं की भागीदारी उसमें है और 4 बौद्धों की भागीदारी है। तो बहुमत हिंदुओं की होने की वजह से पूरा मैनेजमेंट बौद्ध हिंदुओं के हाथ में है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में आना चाहिए ताकि बौद्ध लोग उसको मैनेज कर सके और दुनिया के मानने वाले जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इंडिया नहीं दुनिया के मानने वाले बुद्धिस्ट लोग हैं, वो बौद्ध भी जो है ये महसूस कर सके कि हमको मुक्ति मिली है और हमारा बुद्ध विहार हमको मिला है, हमारा महाबोधि महाविहार हमको मिला, जहाँ पर भगवान सिद्धार्थ गौतम ने संबोधि प्राप्त की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे देश के उद्योगपति जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं।
बुद्ध की धरती कितनी पूजनीय धरती है, उनको कितना सम्मान मिलता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, यही अपील करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, हम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं, हम सारे शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि वो जब इस धरती का सम्मान बाहर पाते हैं तो भारत में आकर के हमको उसका न्याय मिलना चाहिए और वो महाबोधि महाविहार हमको मिलना चाहिए और उनको ससम्मान हमको देना चाहिए। इसके लिए आंदोलन की भी जरूरत ना पड़े, ससम्मान बौद्धों को सौंप दें तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी और पूरा देश जश्न मनाएगा। जी, आपको यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे आपका क्या रहेगा? देखिए, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम ये मानेंगे कि ये जो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और हम जो है बुद्ध की धरती से आए हैं यहाँ पर, तो जो कहते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर समझ में देश को आएगा, देश की जनता को समझ में आएगा कि भाई प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है और करते कुछ है। और हम इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे, बुद्ध जयंती के बाद भी जारी रहेगा, ताकि ये देश को पता चल सके कि बौद्धों की जायज़ मांग है और दुनिया के बौद्धों की जायज़ मांग है कि ये जो महाबोधि महाविहार है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई थी, सिद्धार्थ गौतम का स्थल हमें मिलना चाहिए, उस पूज्य स्थल की हम पूजा करना चाहिए। आपकी इस पदयात्रा से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को हम मैसेज देना चाहते हैं कि जनता जागरूक है, वो समझे इस बात के लिए कि हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हमारी जायज़ है। और ये आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है, 70 साल पुराना आंदोलन अकेला नहीं है, हजारों वर्षों का आंदोलन है। अच्छा, बुद्ध की जहाँ पर धरती में खुदाई करेंगे आप, पूरे देश में कहीं पर भी खुदाई करिए आप, थोड़े से और गहरे में चले जाइए तो बुद्धि निकलती है। क्योंकि तो बुद्ध की धरती से आए हैं, क्यों कहीं पर खुदाई करो बुद्ध के अलावा कुछ निकलता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि बुद्ध की धरती है ये। और एक बुद्ध नहीं, यहाँ पर 27 बुद्धों का जन्म हुआ है, तो इसीलिए जहाँ जहाँ खुदाई करेंगे केवल धरती से बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं और इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध की धरती है ये। खबर मुंबई से, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने पर कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कसाब जब पकड़ा गया था उसे भी बिरयानी खिलाते थे। आज हम सभी को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार लोग इस पर सावधानी कह रहे हैं, सरकार की ताकत उतारी, पर वही विपक्ष सरकार कांग्रेस हो या संजय राउत वो कह रहे कोई बड़ा काम नहीं किया। इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के लिए। देखिए, संजय राउत जी की कोई बात पे तो कमेंट करने लायक भी नहीं होता है। मुझे लगता है वो तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर मुसलमान हो तो संजय राउत जी तो झुक जाते हैं उनके नीचे। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, संजय राउत जी आज कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं। और मैं समझता हूं ये पूरा इंडी गठबंधन, कांग्रेस जिसके मुख्य आरोपी है, इनका तुष्टीकरण की राजनीति से परे उठकर कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देशभक्ति से वो देश की चिंता नहीं करते। मोदी जी जिस प्रकार से एक तरफ नक्सलाइट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, 31 मार्च 2026 तक दशकों से जो समस्या ने देश को घेरे रखा था, हम अगले आने वाले 11 महीनों में उसको पूरी तरीके से देश से समाप्त कर देंगे। ऐसे ही आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रवैया है और हम किसी को भारत की धरती पर आंच नहीं डालने देंगे। मुंह तोड़ जवाब आतंकवादी घटनाओं पर।
खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर और परकोटे के 6 मंदिरों के पहले तल पर जल्द ही राम दरबार की स्थापना की जाएगी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार की मूर्तियां प्रथम तल पर गर्भगृह में प्रवेश करेगी। तैयारियां हैं, सब अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। तब जून मास में कोई दिन सोचेंगे, सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उसके 2 दिन पहले से शुरू करेगा। जलवास, अन्नवास, औषधिवास, शैय्यावास। लेकिन जून में इस काम को अवश्य ही संपन्न करें। संभवतः शेषावतार मंदिर उसको बाद में करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अप्रैल का अंत आने तक ये टावर क्रेन काम कर रही है, उनको वहां से शिफ्ट कर दे, हटा दे। टावर क्रेन हटने का मतलब है अंदर अब कोई निर्माण कार्य नहीं होना, और इसलिए परकोटा उत्तर और दक्षिणी दिशा में जो हमने अधूरा छोड़ रखा है, उस परकोटे को निर्माण करना प्रारंभ करें। उत्तर दक्षिण दिशा का परकोटा जो अभी तक छूटा हुआ है, वहीं से मशीनें पास होती है। एक बार अंदर का काम पूरा होना आवश्यक है। यानी मंदिर का पहला तल, ये कार्य सब संपन्न हो गया तो मशीनें वहां से हटा ली जाएगी। ये सब कृषि की तैयारियां हैं। रामनवमी के दिन आपने सूर्य तिलक देखा हो। ये सूर्य तिलक की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। आज से 3 साल पहले उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को कहा था, देश में एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आकाश विज्ञान में जो भौतिक शास्त्र का विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स, उसके वैज्ञानिकों ने इसका सैद्धांतिक निरूपण किया, पेपर वर्क। और इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एक महिला। पेपर के सैद्धांतिक रूप को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से डेवलप करना, ये काम CBRI ने। इसमें 2 काम थे, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क, सबके इंजीनियर अलग अलग। CBRI का मतलब होता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की। एक ने सिद्धांत कागज पर तय किया, दूसरे ने सिद्धांत के आधार पर प्रयोगशाला में प्रयोग किया। लेकिन अब यहाँ पर तीसरी संस्था बीच में आई, उसका नाम है ऑप्टिका। भारत सरकार के बड़े बड़े आकाशीय प्रयोगों को ऑप्टिका करती है। ऑप्टिका के लोग भी आए थे, CBRI के डायरेक्टर आए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक आए थे। तो ऑप्टिका ने यहाँ पर लकड़ी के मॉडल के हिसाब से यंत्रों को
लगाया, अनेक बार ट्रायल हुआ। 5 अप्रैल की रात्रि को भी ट्रायल हुआ। ट्रायल सफल हो गया। सारी दुनिया को, आप सबको देखने का काम, दिखाने का काम प्रसार भारती ने किया, दूरदर्शन, आकाशवाणी, उसके लोग भी आए थे। प्रसार भारती के मुखिया नवनीत सहगल, उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी, वो भी आए थे। सब लोगों ने उस प्रयोग को देखा, समय का पालन हुआ। 11:59 शायद 20 या 25 सेकंड और वो तिलक ललाट पर आ गया। और 12:04 25 से 30 सेकंड पर वो बिंदु धीरे धीरे लुप्त हो गया। प्रकाश की किरणें दिखाई दे, वातावरण में दिखाई नहीं देती, दिखाई दे इसके लिए अंदर धुआं किया गया, तो धुएं में वो किरण अधिक दिखाई दी। प्रयोग की देशव्यापी प्रशंसा हुई। अनेक लोगों ने इस पर अपनी अच्छी भावनाएं प्रकट की। किसी ने मुझे कहा था कि अगले दिन भी हो सकता है क्या? तो जो साइंस के जानकार लोग हैं वो जानते हैं सूर्य और पृथ्वी हर समय चलते रहते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर पंजाब के तरन तारण से है, जहां बुधवार रात 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ, जिसकी जानकारी देते हुए SSP अभिमन्यु राणा ने बताया कि दोनों गुटों के बीच झगड़ा छुड़ाने के दौरान एक हेड कांस्टेबल को चोट आई तो वहीं सब इंस्पेक्टर गोली लगने से शहीद हो गया। कल रात में कंट्रोल रूम तरनतारन से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो गांव है कोट मोहम्मद खां, गोविंदवाल साहब थाने के अधीन पड़ता है, वहां पर 2 गुट जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और मौके पर इट्टे रोड़े भी चले हैं और एक गोली चलने की इन्फॉर्मेशन भी मिली थी। उसके तुरंत बाद जो अपनी पुलिस पार्टी है गोविंदवाल साहब की, वो मौके पे जाके कार्रवाई करती है। दोनों गुटों को छुड़ाने के दौरान पुलिस पार्टी पर भी हमला होता है। उसमें जो हमारा एक कांस्टेबल था, उसकी वहां पे ईंट लगने से गंभीर चोट लगी है और उसी दौरान जो हमारा सब इंस्पेक्टर चरणजीत गोली लगने के कारण शहीद हो गया है। उसके तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 176 गोविंदवाल साहब थाने में बाय नेम दोषियों के खिलाफ रजिस्टर की जाती है और रात भर के ऑपरेशन के दौरान सुबह तक 20 से अधिक जो दोषी थे वो गिरफ्तार कर लिए, वो राउंड अप कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जो हमारा सब इंस्पेक्टर चरणजीत शहीद हुआ है, पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उसकी फैमिली के साथ खड़ी है। जो भी उनको हर तरह की सहायता जो है उन्हें मुहैया कराई जा रही है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। इसमें जी मेन भी दोषी जो है गिरफ्तार हो चुका है।
ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 176 ਨੰਬਰ FIR ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੜੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏशन ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰट्रोल ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। खबर लखनऊ से, जहां वक्फ संशोधन अधिनियम पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, ये विधेयक केवल मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए है। कुछ भूमाफिया और राजनेता इसमें अपनी हित साधने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए। का दुरुपयोग में सम्मिलित रहे हैं, वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिल केवल आम आदमी के हितों के लिए है। सरकार की जो नीतियां हैं आम आदमी के लिए, गरीब कल्याण की जो नीतियां हैं उनके कमजोर आदमी के लिए, कमजोर तत्व जो वर्ग है समाज के, मुस्लिम समाज के लिए उनके हित में है और उनका उपयोग उन संपत्तियों का उनके हितों में होने वाला है। केवल भूमाफियाओं को और कुछ राजनीतिक दल इसमें अपनी राजनीतिक संभावना देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि सरकार की बहुत ऐतिहासिक पहल है और समाज सरकार के साथ खड़ा है। आपने देखा होगा ये लोग संविधान की बात करने वाले लोग, अभी संविधान आरक्षण करके जिस प्रकार से इन्होंने माहौल बनाया पूरे प्रदेश देश भर में, आज अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, दिया है हम लोगों को, उस संविधान ने भारत की संसद को यह अधिकार दिया है कि वो आम आदमी के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए कानून बना सकती है और भारत की संसद ने ये कानून बनाया है। और ये आम मुसलमान के लिए, पसमानदा गरीब मुसलमान के हित में, उसके विकास के लिए इस कानून में जो प्रावधान किए गए उसका इस्तेमाल होगा। सर, प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं, मुर्शिदाबाद में भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक दलों के हित हैं। वो समाज में जाति भाषा के नाम पर, धार्मिक आधार पर टकराव पैदा करके अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करते रहे। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी है या विपक्षों के लोग हैं, ये मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं, तो इनका मुसलमानों में भय का वातावरण पैदा करके, एक नेगेटिव प्रचार करके ये लोग अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करते रहे। मेरा देश की जनता से सबसे मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास के लिए आगे बढ़ रही है। 140 करोड़ लोग हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की प्राथमिकता में है और निश्चित रूप से जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए भाजपा की सरकारें काम कर रही हैं। सर, समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की गई। मुझे उसकी जानकारी नहीं है क्या टिप्पणी उन्होंने की है, लेकिन मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें चाहे कोई भी हो अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। सर, जो समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रही थी, उन पर पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसपे समाजवादी पार्टी कह रही कि जो है ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। अगर आप अराजकता करोगे, जो धारा लगे होंगी, धारा 144 या जो भी धाराएं लगती हैं, सरकार उस पर कहीं ना कहीं रोकने के लिए काम पुलिस प्रशासन करता है। अगर आप निषेधाज्ञा का तोड़ने का काम करोगे तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव मुद्रा योजना को सरकार की विफलता बता रहे हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है उसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की कि ये समाजवादी पार्टी के लोग समाज में विकास विरोधी हैं।
मुद्रा योजना के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लोन दिए गए हैं और उन्होंने अपने स्वरोजगार की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देश में एक प्रकार से नई क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना के तहत आई है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिले हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं अपने कालखंड के समय जिस प्रकार की परिस्थिति रही है, उन परिस्थितियों में उनके सरकार के समय जो सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार और अराजकता, भाई भतीजावाद और जातिवाद के कारण खड़ी हुई हैं, वो उस रूप में देखते हैं। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ये सभी सुरक्षा आतंकवाद रोधी अभियोजना खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत है। भारत सरकार, भारत और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के तहत काम करने वाली हमारी सभी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी एंटी टेरर एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत हासिल हुई है। जब मुंबई का हत्यारा 26/11 आतंकी हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाने वाला और 160 लोगों से अधिक निर्दोषों के गुनहगार को उसके गिरेबान पर उसकी गर्दन पकड़कर उसे 7 समंदर पार भारत के अंदर घसीटकर न्याय के पथ पर और न्याय की दहलीज पर लाने का काम आज किया जा रहा है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, यह कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। यह नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिभाषित करते हुए कहा था कि अगर कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, अस्मिता या किसी भी निर्दोष भारतवासी पर हमला करेगा और ऐसी जुर्रत करेगा तो भारत, नया भारत, ऐसे आतंकी को चाहे पाताल से ही क्यों नहीं खोज कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेगा और इंसाफ की दहलीज पर पहुंचाने का काम करेगा। यह आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि यह संकल्प है, यह भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे। यह उस नए भारत का प्रतिबिंब है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिस्ट आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर हावी नहीं होने देता है, किसी भी प्रकार से उस पर समझौता नहीं होने देता है, बल्कि हमेशा हमेशा देश हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का यह नए भारत का संकल्प है। और यह वो नए भारत का प्रतिबिंब है जिसका ध्येय वाक्य वो बन चुका है जो हम हर 26/11 की बरसी पर देखते हैं कि इंडिया विल नाइदर फॉरगिव एंड इंडिया विल नाइदर फॉरगेट। भारत ना आतंकियों को कभी भूलेगा, ना भारत इन आतंकियों को कभी माफ करेगा। चाहे पाताल ही सही, हम पाताल में भी घुसकर आतंकियों की गर्दन पर हाथ रखकर उन्हें खींचकर न्याय के पथ पर लाने का दमखम रखते हैं। ये उस नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। ये भारत की आज की जो है संकल्पित एक मानसिकता है। आज केवल 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि 26/11 में जो मारे गए यूएस, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया समेत कुल 17 से 18 देशों के विक्टिम्स, उनके लिए न्याय के पथ पर एक बहुत बड़ा कदम है इंसाफ।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।